हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था आवेश का क्वांटीकरण, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है। आज हम जानेंगे सबसे पहले कि आवेश की गणना कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षित करते हैं तो उनके मध्य क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे आवेश की गणना कैसे करें हम। ठीक है। तो देखो देखते हैं आज आवेश आवेश को अगर हम बात करें प्रदर्शित करने की, तो आवेश को हम स्मॉल क्यू या फिर कहीं कहीं तुम देखोगे बुक्स में कैपिटल क्यू भी, बट ये है कि हम आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो आवेश का प्रतीक हो जाएगा क्यू, और इसका फॉर्मूला अगर हमें देखना है तो आवेश के लिए रहता है क्यू इजिकल टू एन ई। क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन ई। ये हो जाएगा, इसके माध्यम से क्या है, हम आवेश की गणना कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ क्यू क्या रहेगा, आवेश, और ई, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मूल आवेश, जिसके अकॉर्डिंग हम आवेश की गणना करते हैं। तो ई हो जाएगा तुम्हारा मूल आवेश। एन, जैसे अभी बताया कि आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या था, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, तो जो एन है वो बताएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है स्मॉल ई, इसे हम कहते हैं मूल आवेश। और वहीं अगर हम बात करें एन, तो एन होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेश का फॉर्मूला हो गया आपका क्या, Q इजिकल टू एन ई। अच्छा, आवेश के जैसे अगर हम प्रकारों में बात करें तो आवेश दो प्रकार का था, धनावेश और ऋणावेश। तो अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो वहाँ ये जो आवेश का मान है वो धनावेश आएगा, और अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो मान किस में हो जाएगा, तुम्हारा ऋणावेश। ठीक है। तो ये हो गया आवेश की गणना। आइए और जानते हैं आगे। इसके बाद अगली हेडिंग देखते हैं हम, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम बिल्कुल आसानी से सरल शब्दों में समझेंगे, और ये आपको ध्यान रखना है, आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे जब हम, तो उन चैप्टर्स में काम आएगा ये। ठीक है। क्या, आवेश संरक्षण का नियम। जैसा कि देखो हम बताए, जब हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षित करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि उनमें से एक वस्तु, दोनों वस्तु पर जो आवेश है, एक पर तो होता है धनावेश और दूसरी पर क्या होता है, ऋणावेश। और अगर हम गणना करें तो पाएंगे दोनों पर जो आवेश की मात्रा है क्या है, बराबर होती है। ठीक है। और अगर हम देखें घर्षण से पूर्व दोनों वस्तुओं पर जो आवेश है वो शून्य रहता है। घर्षण के पश्चात भी अगर हम देखें कुल आवेश, तो वो भी क्या है, शून्य रहता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, और यही क्या रहेगा, तुम्हारा आवेश संरक्षण का नियम। आइए देखते हैं आसान, और थोड़ा मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है। तो देखो, इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए क्या किया, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है, बी है। ठीक है। और प्रारंभ में अगर हम बात करें, वस्तु ए पर आवेश शून्य है और वस्तु बी पर भी आवेश क्या है, शून्य है। घर्षण से पूर्व की स्थिति है, वस्तु ए पर आवेश कितना है, शून्य, और वस्तु बी पर आवेश क्या है, शून्य। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं को घर्षित करते हैं। दोनों वस्तुएं क्या करते हैं, घर्षित करते हैं। तो घर्षण के दौरान होता क्या है, वस्तु ए से एन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये जो एन इलेक्ट्रॉन है वो वस्तु क्या है, बी में चले जाते हैं। वस्तु ए से एन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये कहाँ पहुंच जाते हैं, वस्तु बी में। ठीक है। तो इसके बाद घर्षण के बाद फिर दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो घर्षण के बाद देखते हैं हम, जैसे होता क्या है, वस्तु ए ने एन इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो वस्तु ए पर जो आवेश की मात्रा है क्यू ए डैश हो जाती है, और इसका मान क्या हो जाता है, एन ई। वहीं अगर हम बात करें, वस्तु बी ने उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया हुआ है, तो वस्तु बी पर नया आवेश हो गया क्यू बी डैश, और इसका मान क्या हो गया, माइनस की एन ई। अब अगर हम देखें घर्षण से पूर्व दोनों वस्तुओं पर जो कुल आवेश है, इस पर कितना था, क्यू ए, और इस पर कितना था, क्यू बी। घर्षण से पूर्व कुल आवेश क्यू ए प्लस के क्यू बी बराबर क्या होगा, क्यू ए का मान जीरो, क्यू बी का मान जीरो, तो जीरो प्लस जीरो कितना हो गया, जीरो। ठीक है। वहीं अगर हम देखें घर्षण के पश्चात कुल आवेश, घर्षण के पश्चात वस्तु जो ए है उस पर आवेश हो रहा था क्यू ए डैश, और वस्तु बी पर आवेश क्या हो रहा था, क्यू बी डैश। दोनों को अगर हम योग करें, एन ई प्लस, और क्यू बी का मान कितना, माइनस के एन ई। एन ई और प्लस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस, तो एन ई माइनस के एन ई बराबर क्या हो गया, जीरो। यहाँ हम देख रहे हैं घर्षण से पूर्व
दोनों वस्तुओं पर कुल आवेश कितना है, 0 है। और घर्षण के पश्चात भी दोनों वस्तुओं पर कुल आवेश कितना है, 0। इसका मतलब क्या है, हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है। इसको देखो मैं तुम्हें यहाँ और लिखकर समझा दिया है। तो क्या है, जब हम दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित करते हैं तो उन पर क्या है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमने यहाँ देखा, एक वस्तु पर क्या धनावेश उत्पन्न हुआ और दूसरे पर क्या हुआ, ऋणावेश उत्पन्न हुआ। अगर हम इनकी गणना करें तो हमें क्या ज्ञात होता है कि दोनों पर जो आवेश की मात्रा है वो कैसी है, समान। जैसे यहाँ पर एन ही है और यहाँ पर भी क्या एन, विपरीत प्रकृति का है लेकिन मात्रा कैसी दोनों पर समान है। अच्छा, घर्षण से पूर्व वस्तुओं पर कुल आवेश तुमने देखा था कितना था, 0 था। और घर्षण के पश्चात ही वस्तुओं पर कुल आवेश कितना है तुम्हारा, 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगली हेडिंग है हमारी आवेशन की विधियाँ। मतलब वस्तुओं को हम किस किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, आवेश हमने जान लिया, अब हम ये जानेंगे कि वस्तुओं को हम किस किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेशन की विधियों अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख विधियाँ हैं, उनको हम जानेंगे और उसके डिटेल्स में भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आवेशनों की प्रमुख विधियों में, एक तो है घर्षण द्वारा। वस्तुओं को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, घर्षण द्वारा। तो चूंकि ये इसको तो तुम अब अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो शुरू से अब तक समझाई हैं आवेश को लेकर, हमने आवेश की उत्पन्न भी किया, वो किस विधि के माध्यम से किया था, घर्षण के माध्यम से ही किया था। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा होता है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा। ठीक है, और एक और प्रमुख विधि है वस्तुओं को स्पर्श कराकर। ठीक है, तो आवेशन की प्रमुख विधियों में हम क्या जानेंगे, एक तो घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और स्पर्श कराकर। घर्षण द्वारा इसको मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक अगर अभी तुमने देखा आवेश संरक्षण का नियम, तो उसमें भी हमने घर्षण द्वारा ही देखा था वस्तुएं कैसे आवेशित हुई थी। और ध्यान रखना है यहाँ पर ये कि वस्तुओं को हम घर्षण द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं। इसको समझने के लिए इससे पहली वाली हेडिंग है, शुरुआत में भी समझाया वो वहाँ से समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, प्रेरण द्वारा वस्तुओं को कैसे आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो देखो आवेशन की विधियों में प्रेरण द्वारा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो छड़ हैं, एक छड़ ए है और एक छड़ क्या है, बी है। छड़ ए है वो क्या है, धनावेशित है, मतलब ये आवेशित छड़ है। और छड़ बी क्या है, अनावेशित है। अच्छा, छड़ ए के समीप हम छड़ बी को रखते हैं, छड़ ए के जो आवेशित छड़ है उसके समीप हम अनावेशित छड़ को रखते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण जो वस्तु ए के सामने रखी है प्लेट बी, वस्तु ए के सामने रखी कौन सी प्लेट है, प्लेट बी, इसके अंदर वाले सिरे पर, मतलब जो सिरा छड़ ए की तरफ है उस पर तो छड़ ए के आवेश का विपरीत प्रकृति का आवेश, मतलब जैसे ये धनावेशित है तो इसके अंदर वाले सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश। और इसके बाहर वाले सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। ये जो हो रहा है वो सब किसकी वजह से हो रहा है, प्रेरण के कारण। मतलब जब हम एक आवेशित छड़ के समीप अनावेशित छड़ को रखते हैं तो ये इससे क्या है, प्रेरित हो जाती है। प्रेरित मतलब जैसा ये ऐसी इसकी तरह होने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ प्रेरण द्वारा क्या होता है, इसके अंदर वाले सिरे पर ऋणावेश और बाहर वाले सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश। ठीक है, तो मतलब यहाँ हमने देखा कि एक अनावेशित छड़ को हमने जब आवेशित छड़ के समीप रखा तो जो अनावेशित छड़ है वो भी क्या हो गई, तुम्हारी आवेशित हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ आवेशन की विधियों में देखे तो हमने देखा कि जो अनावेशित वस्तु थी वो आवेशित अनावेशित छड़ थी, वो आवेशित छड़ के समीप रखने पर कैसी होगी, आवेशित होगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम ऐसा करें इसमें से ये जो छड़ बी है उसको हम उसके बाहरी सिरे को पृथ्वी से संपर्कित कर दें, मतलब उसके बाद थोड़ा हम देखते हैं और कि हमने क्या किया, ये जो छड़ बी है उसके बाहरी सिरे को पृथ्वी से संपर्कित किया तो होता क्या है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इसके बाहरी सिरे के धनावेश को निरस्त कर देते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि छड़ ए और छड़ बी दोनों पर क्या है, बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। छड़ ए पर धनावेश रहता है और छड़ बी पर क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद कि वस्तुओं को हम स्पर्श कराकर कैसे आवेशित कर सकते हैं। स्पर्श कराकर, इसमें क्या है, हम देखो दो चीज़ें देखते हैं।
एक तो ये कि एक वस्तु आवेशित है और दूसरी क्या अनावेशित है, इन दोनों को स्पर्श करा रहे हैं, ठीक है, ऐसे देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि एक वस्तु क्या है, दोनों ही वस्तुएं क्या आवेशित हैं और उनको हम स्पर्श कराएंगे तो आवेश में क्या बदलाव होगा, ठीक है, ये भी देखेंगे हम। वैसे तो मैं तो यही रहता है कि आवेशित से अनावेश को स्पर्श कराकर, लेकिन अब कुछ सवालों के लिए हमें ये भी जानना जरूरी होगा कि जब हम दो वस्तुओं को आवेशित वस्तु को स्पर्श कराएंगे तो उन पर आवेश किस प्रकार बदलेगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं स्पर्श कराने में नंबर 1, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराने पर तो क्या होता है, देखते हैं। तो देखो ये स्पर्श कराने पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराने पर इसमें हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है, बी है। वस्तु ए आवेशित है, वस्तु ए पर जो आवेश की मात्रा है वो स्मॉल क्यू है। वहीं अगर हम बात करें वस्तु बी अनावेशित है तो इस पर आवेश की मात्रा क्या है, वो क्या होगी, एक तरह से शून्य होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराते हैं। वस्तु ए और वस्तु बी को क्या कराया हमने, स्पर्श कराया। जब हम दोनों वस्तुओं को आपस में स्पर्श करा देंगे तो यहाँ हम देखेंगे आवेश की मात्रा परिवर्तित होगी। वस्तु ए है उस पर मान लिया हमने आवेश क्यू ए डैश हो जाता है, और वस्तु बी जो अनावेशित थी उस पर आवेश क्या है, अब क्यू बी डैश हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो ध्यान रखना होता है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श करा देंगे तो उन पर ये ध्यान रखना है आवेश की मात्रा क्या है, बराबर हो जाती है। आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और जो आवेश की मात्रा होगी वस्तुओं पर, जो वस्तुओं पर पहले जो आवेश होगा, जैसे यहाँ अगर हम बात करें वस्तु ए पर आवेश कितना है, क्यू है, और वस्तु बी पर आवेश कितना है, शून्य है। तो जो नई मात्रा होगी दोनों वस्तुओं पर आवेश के औसत के बराबर होगी। जैसे वस्तु दो वस्तुएं, एक ए और एक बी, तो इसका आवेश क्या है, क्यू, और वस्तु बी पर आवेश क्या है, 0। दोनों का आवेश क्यू प्लस 0/2। तो जो नई मात्रा है दोनों पर बराबर बराबर हो जाएगी, क्यू ए डैश क्यू बी डैश दोनों बराबर मान होंगे। और कैसी रहेगी, ये दोनों आवेशों के औसत के बराबर। तो क्यू ए डैश और क्यू बी डैश कौन कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्यू प्लस 0 कितना हुआ, क्यू, क्यू/2। मतलब वस्तु जो ए है स्पर्श कराने के पश्चात वस्तु ए पर आवेश की मात्रा बदली, वो कितनी होगी, क्यू/2। और वस्तु बी जो अनावेशित थी वो भी आवेशित हो गई, और उस पर आवेश की मात्रा भी कितनी होगी, क्यू/2, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारा कि जब हम एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराएंगे तो आवेश की मात्रा किस प्रकार बदलेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको सवालों में ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आवेशित वस्तु से अनावेशित को स्पर्श कराने पर। अब हम देखते हैं जब दो आवेशित वस्तुओं को परस्पर स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है। फिर से मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है, बी है। वस्तु ए पर जो आवेश की मात्रा है वो Q1 है, और वस्तु बी पर आवेश की मात्रा है वो क्या है, Q2 है। दोनों को हम परस्पर स्पर्श कराते हैं, और स्पर्श कराने के बाद यहाँ हम दोनों को क्या अलग अलग कर देते हैं। इस पर हम देखते हैं जो वस्तु ए है उस पर आवेश की मात्रा हो गई QA डैश, और वस्तु बी पर आवेश की मात्रा क्या हो गई, QB डैश। बिल्कुल इसी की तरह यहाँ जो हमने देखा है इसकी तरह हम देखेंगे तो क्या पाएंगे हम कि दोनों पर जो आवेश की मात्रा है वो बराबर हो जाएगी, और जो मात्रा है वो दोनों आवेश वस्तुओं पर जो आवेश था पहले उनके औसत के बराबर, क्या, Q1 प्लस Q2/2 औसत के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखेंगे स्पर्श कराने पर वस्तु जो ए है उस पर आवेश QA डैश जो है उसका मान क्या होगा, Q1 प्लस Q2/2। और वहीं अगर हम देखें वस्तु बी पर आवेश उस पर भी कितना हो जाएगा, QB डैश बराबर Q1 प्लस Q2/2, ठीक है। तो ये हमने देखा आवेशन की विधियाँ क्या क्या थी, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा ये देखा, और स्पर्श कराने पर क्या परिवर्तन होता है ये भी देखा हमने, ठीक है। अब इसको एक सवाल के माध्यम से समझते हैं, तो एक सवाल कराता हूँ आगे अभी, ठीक है। तो देखते हैं सवाल। दो वस्तुएं हैं ए और बी जिन पर आवेश की मात्रा मान लेते हैं क्रम से क्या है, एक पर 10 माइक्रोकूलाम है और दूसरी पर कितनी है, -4 माइक्रोकूलाम। दोनों वस्तुओं को परस्पर स्पर्श कराकर अलग अलग कर देते हैं, तो इन पर आवेश की नई मात्रा क्या होगी, जो अभी हमने एक समझा था हेडिंग में उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो हल करने के लिए सबसे पहले जो दे रखा है उसको नोट करते हैं। तो वस्तु ए पर आवेश कितना है, 10 माइक्रोकूलाम, और वस्तु बी है उस पर आवेश कितना है, -4 माइक्रोकूलाम, ये लिख दिया, ठीक है। माना वस्तुओं को जो हम स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श कराने के पश्चात वस्तु ए पर आवेश QA डैश हो जाता है, और वस्तु बी पर आवेश क्या है, QB डैश हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया था जब हम वस्तुओं को परस्पर स्पर्श कराएंगे तो उन पर आवेश की मात्रा क्या है, बराबर हो जाती है। तो QA डैश बराबर किससे हुआ, QB डैश के। अच्छा, ये जो मात्रा होती है वो क्या होती है, जो वस्तुओं पर पहले आवेश हैं
उन आवेशों के औसत के बराबर। तो क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी बट्टे 2, ये इनका औसत हो जाएगा। ठीक है, क्यू ए का मान कितना है 10 माइक्रोकूलाम और क्यू बी का मान -4 माइक्रोकूलाम। 10 माइक्रोकूलाम प्लस -4 माइक्रोकूलाम, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, -10 माइक्रोकूलाम -4 माइक्रोकूलाम बट्टे 2। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 6 माइक्रोकूलाम बट्टे 2, 2 का भाग करेंगे 6 में कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलाम। तो इस प्रकार हम देखेंगे स्पर्श कराने के बाद वस्तु जो ए है उस पर आवेश कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और वस्तु बी पर आवेश कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 माइक्रोकूलाम। दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर हो गई और दोनों पर स्पर्श कराने के बाद आवेश की मात्रा भी क्या बदल गई। क्यों, क्योंकि वस्तु ए पर पहले आवेश कितना था 10 माइक्रोकूलाम और वस्तु बी पर कितना आवेश था -4 माइक्रोकूलाम। स्पर्श कराने के बाद क्या हुआ, वस्तु ए पर आवेश 3 माइक्रोकूलाम और वस्तु बी पर भी कितना हो गया, 3 माइक्रोकूलाम। अच्छा, इस सवाल के जरिए से हम आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं। क्या, घर्षण से पूरी या स्पर्श, मतलब इन सारी कंडीशनों में आवेश जो होता है, कुल आवेश एक तरह से निश्चित रहता है। तो वो देखते हैं आवेश संरक्षण के लिए हम किया, घर्षण से पूर्व कुल आवेश अगर हम देखें तो क्या होगा, क्यू ए प्लस के क्यू बी, क्यू ए प्लस के क्यू बी 10 माइक्रोकूलाम प्लस -4 माइक्रोकूलाम, प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें घर्षण से पूर्व कुल कितना आवेश बन रहा है तुम्हारा, 6 माइक्रोकूलाम। अच्छा, घर्षण के पश्चात कुल आवेश, वस्तु ए पर आवेश क्यू ए डैश और वस्तु बी पर क्या होता है, क्यू बी डैश। तो क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश 3 माइक्रोकूलाम प्लस 3 माइक्रोकूलाम कितना हो गया, 6 माइक्रोकूलाम। तो हम क्या देख रहे हैं, घर्षण से पूर्व कुल आवेश कितना है, 6 माइक्रोकूलाम। घर्षण नहीं, यहाँ पर हम स्पर्श लिखें, सॉरी, स्पर्श, स्पर्श कराने से पूर्व, मतलब वही घर्षण स्पर्श वही कंडीशन रहेगी। ठीक है, और यहाँ भी लिखें स्पर्श कराने के पश्चात, स्पर्श कराने के पश्चात कुल आवेश क्यू ए डैश प्लस क्यू डैश बराबर क्या होता है, 6 माइक्रोकूलाम ही रहता है तुम्हारा। ठीक है, मतलब आवेश पहले भी वही है और बाद में भी वही है। तो ये क्या है, आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।